नमस्कार, जय हिंद साथियों। और आज का जो अपना टॉपिक है वो आर्मी ऐप के अंदर यानी कि जीडी की तैयारी करने वाले फौजियों के लिए ये बेंच अपने जो शुरू किया था उसमें अपन ने भारत के संदर्भ में भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा था और अपन ने इसमें सिंधु घाटी जो सभ्यता है बिल्कुल उसकी अपन ने संपूर्ण जानकारी ली थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, जैसे कि अपन ने तीन देशों का वर्णन किया जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और स्थल प्राप्त हुए हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और भारत में कितनी स्टेट्स हैं ये स्थल मिले हैं, तो 9 स्टेटों का अपन ने अध्ययन किया था। यानी कि 9 ऐसे प्रांत थे, 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हमें मिले हैं। साथ ही अपने ये भी पढ़ा था कि भाई सर्वाधिक जो स्थल है वो गुजरात प्रांत से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन ने बातें की कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का जनजीवन कैसा था, उनके देवता कौन है, और इस प्रकार से अपन ने ये सारी बातें डिटेल में पढ़ी थी। किससे वो परिचित थे, किससे वो अपरिचित थे, हमारे भारत को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या देन रही है, ये सारी चीजें अपन ने डिटेल में पढ़ी है। आज अपन आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का चैप्टर। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही समाप्त होती है तो नई सभ्यता का उद्भव होता है और उसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता जो है ये आर्यों की सभ्यता है। किसकी सभ्यता भाई? आर्यों की सभ्यता है। तो आज का अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा वैदिक सभ्यता। क्या रहेगा भाई? वैदिक सभ्यता। हेडिंग डाले भाई, वैदिक सभ्यता। कौन सी भाई? वैदिक सभ्यता। अब ध्यान रहे, वैदिक जो सभ्यता है ना भाई, इसको अपन 2 पार्टों में पढ़ते हैं। वैसे तो कितने में पढ़ते हैं? 2 पार्टों में। लेकिन जीडी का जो लेवल है उसमें इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि भाई अपन अध्ययन के तौर पर इसको 2 पार्टों में बांट लेते हैं। यानी कि पहले पार्ट का नाम अपन रखते हैं इस संपूर्ण वैदिक सभ्यता का जो समय है ना वो बेटा है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कब तक है भाई? 600 ईसा पूर्व तक इसका जो समय है वो माना जाता है। और इस समय को अपन 2 पार्टों में रख के पढ़ते हैं। कितने में? 2 पार्टों में पढ़ के देखते हैं भाई। यानी कि पहली जो सभ्यता है वो इसमें है ऋग्वैदिक सभ्यता। कौन सी भाई? ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता। यानी कि वैदिक सभ्यता तो है लेकिन ऋग्वैदिक में पहली जो सभ्यता है वो, वैदिक में भी कौन सी पहली? ऋग्वैदिक। और दूसरी जो है कुछ समय बाद में होती है, उसको बोलते हैं बेटा अपन है उत्तर वैदिक सभ्यता। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता। यानी कि समय का थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। समय के अनुसार दोनों ही जो कालखंड है वो अलग अलग बांट दिए गए हैं। मैं बात करूं अगर ऋग्वैदिक सभ्यता की, तो ध्यान रखना इसका जो समय है, जो काल है, वो बताया जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का। कब का भाई? 1000 ईसा पूर्व तक जो सभ्यता चलती है ना वो बेटा कहलाती है ऋग्वैदिक सभ्यता। यानी कि वैदिक सभ्यता को 2 पार्टों में अपन ने बांट लिया है। पहली है वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरी है उत्तर वैदिक। और उत्तर वैदिक का जो समय है वो आपको ध्यान में रखना है, ये है 1000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यानी कि ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का समय क्या है और उत्तर वैदिक सभ्यता का समय क्या है। ध्यान रहे इस इस काल के अंदर, इस काल में केवल केवल ऋग्वेद की रचना हुई। किसकी? ऋग्वेद। ऋग्वेद की ऋग्वेद की रचना हुई। क्या हुई भाई? ऋग्वेद की रचना हुई। और ध्यान रहे इसके अंदर, इस समय के अंदर भाई 3 वेदों की रचना हुई। कितने वेदों की? 3 वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना हुई। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैदिक सभ्यता के अंदर वेद लिखे गए। भाई क्या लिखे गए?
वेद लिखे गए। और वैदिक सभ्यता जो है ये आर्यों की सभ्यता है। किसकी? आर्यों की। यानी कि भारत में आर्यों का आगमन है वैदिक सभ्यता में हो चुका था। तो ध्यान रखें, इधर केवल और केवल ऋग्वेद की रचना हुई है और इधर 3 की हुई है। नाम ध्यान रखेंगे भाई, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद। कौन सा भाई? अथर्व वेद। इन तीनों की रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल के अंदर मानी जाती है। यानी कि 4 जो वेद है वो दोनों अलग अलग पार्टों के अंदर लिखे गए हैं। ऋग्वेद तो लिखा गया ऋग्वेदिक में, और बाकी 3 जो लिखे हैं ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको ध्यान रखना है, वेद नाम जो आया ना, तो वेद के बारे में आपको बहुत सारी बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि वेद जो न है, वेद का अर्थ क्या होता है भाई? वेद कितने भाई? वे वेद जो है, वेदों की संख्या 4 है भाई। कितनी है? वेदों की संख्या, वेदों की संख्या 4 है भाई। क्या है? वेदों की संख्या 4 है। और मैंने आपको बता दिया है कि 4 वेद कौन कौन से भाई। मैं पहले भी नाम लिख चुका हूँ। सबसे ऊपर नाम लिखेंगे भाई ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, दूसरा कौन सा बेटा? सामवेद। तीसरा जो वेद है वो है आपके यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। और चतुर्थ जो है वो आपके अथर्ववेद। कौन सा बेटा? अथर्ववेद है ना। ये आपको 4 वेद ध्यान में रखने हैं। और अगर आपको पूछ लें कि वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अगर आपको अर्थ पूछ ले, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान या जानना, या जानना। यानी कि ज्ञान का भंडार भी होता है। क्या होता है भाई? ज्ञान का भंडार। वेद का मतलब क्या भाई? ज्ञान का भंडार। इसी के साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेद पंडित, वेद वेद पंडित, वेद पंडित जो है वो मैक्स मूलर को कहा जाता है भाई। किससे बोलते हैं? वेद पंडित मैक्स मूलर को कहा जाता है। किसको कहते हैं बेटा? मैक्स मूलर को कहा जाता है। वेद पंडित जो है वो मैक्स मूलर को कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है भैया ना। मैक्स मूलर को वेद पंडित भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वेदों को, वेदों को, वेदों को श्रुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रुति कहा जाता है, श्रुति कहते हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही ध्यान रखें, वेदों को, वेदों को, वेदों को अपरुष्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? अपौरुषेय। यानी कि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है। वेद बिल्कुल क्या है भाई? अपौरुषेय है ना। हाँ, वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है ना। बिल्कुल भाई, वेदों को क्या बोलते हैं? अपौरुषेय कहा जाता है। वेद का ज्ञान, वेद का अर्थ जो है वो ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। अब मैं आपको बता दूं कि वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको अध्ययन ये भी रखना है कि वेदों में, सॉरी, पहला जो वेद है ना वो अपना कौन सा बेटा? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की कौन कौन सी बातें पूछ ली जाती है वो आपको मैं बता दूं। ऋग्वेद एक तो सबसे प्राचीन वेद है। क्या है भाई? सबसे, ऋग्वेद सबसे सबसे प्राचीन वेद है। क्या है बेटा? सबसे प्राचीन वेद है। और ध्यान रहे, देवताओं की स्तुति वाला वेद है। क्या है? देवताओं की, देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति वाला वेद है। क्या है? वेद है, देवता की स्तुति वाला वेद है। और ध्यान रखना, ऋग्वेद 10 मंडल में बंटा हुआ है, यानी कि 10 मंडल में विभाजित है। क्या है बेटा? विभाजित है। ऋग्वेद जो है वो 10 मंडल में विभाजित है। यानी कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद होने के साथ साथ में 10 मंडलों में वो बटा हुआ है। खास तौर से आपको ये ध्यान रखना है
के तीसरे मंडल में तीसरा जो मंडल है ना, 3 नंबर मंडल, उसमें तीसरे मंडल में या उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है भाई। क्या मिलता है बेटा? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। किसका उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गायत्री मंत्र के जो रचयिता ना भाई, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। गायत्री मंत्र के जो रचयिता है ना भाई, तो लिखना यहाँ पे, गायत्री मंत्र के रचयिता जो है वो है भाई, कौन है? विश्वामित्र है। कौन है बेटा? विश्वामित्र है। ये भी आपको ध्यान में रखना ही रखना है कि गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो विश्वामित्र है। और आगे आपको ध्यान रखना है इसका 7वां मंडल। कौन सा? 7वां मंडल। आप तो 7वें मंडल की एक ही बात ध्यान रखना, इसमें 10 राज्य। कौन सा बेटा? 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राज्य। कौन सा? 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 10 राज्य युद्ध क्या है भाई? मैं आपको बता दूं कि 10 राज्य जो युद्ध है ना, वो 10 आर्य कबीलों का नेतृत्व कर रहे थे विश्वामित्र, और सामने थे भरत वंश के राजा सुदास। इन्हीं सुदास ने विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटाकर ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित पद दे दिया था। इससे विश्वामित्र नाराज होके सुदास पर आक्रमण कर देते हैं, और ये युद्ध ना रावी नदी के तट पर लड़ा गया था भाई। ध्यान रहे, रावी नदी, उस समय उसको पुरुषनी नदी बोलते थे। क्या बोलते बेटा? पुरुषनी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था भाई, बिल्कुल। और राजा सुदास है वो विश्वामित्र और 10 आर्य कबीलों की सेना को बिल्कुल हरा देते हैं ना। ये कहानी है भाई इस युद्ध की, है ना। तो भाई आपको ध्यान रखना है, वैदिक सभ्यता है उसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। इसको 2 पार्टों में बांटते हैं। एक है ऋग्वैदिक सभ्यता, और दूसरी कौन सी है? उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 साल या पूर्व की है, और ये जो है उत्तर वैदिक, ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। केवल ऋग्वेद की रचना हुई है इसके अंदर, और इसमें 3 वेदों की रचना हुई है, जिसमें सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है ना। वेदों की संख्या 4 है, जो इस प्रकार से है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके साथ में इसका जो वेद का अर्थ होता है वो ज्ञान है, या ज्ञान का भंडार होता है। वेद पंडित मैक्स मुलर को कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है, वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन है। देवताओं की स्तुतियां इसके अंदर मिलती है। और साथ में ध्यान रखना, इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित है। और ध्यान रहे, ये सविता को समर्पित है। वहीं 7वां जो मंडल है उसके अंदर दशहरा के युद्ध का वर्णन मिलता है। ये सारी बातें आपको डिटेल में ध्यान रखनी है। आगे चलो भाई, ध्यान रखें, वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता है भाई। किसकी सभ्यता है? आर्यों की सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में आर्य आगे हुए थे ना, आर्यों की सभ्यता है। अब आर्य कहाँ से आए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रहे। आर्य लिखना, आर्य मध्य एशिया से आए थे भाई। कहाँ से आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए भाई? मध्य एशिया से भारत आए। ये जो बात है ना, ये जो मत है ना, ये मत दिया भाई किसने? मैक्स मुलर ने। किसने दिया बेटा? मैक्स मुलर ने कहा कि जो आर्य हैं वो भारत के निवासी नहीं है, बल्कि वो तो बाहर से आए हैं। और बाहर से कहाँ से आए? मध्य एशिया से आर्य आए हैं। ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और आर्य शब्द का जो अर्थ है ना, वो बेटा आपको ध्यान रखना है। आर्य शब्द
का जो अर्थ है ना, शाब्दिक अर्थ है, वो होता है बेटा श्रेष्ठ जन। क्या होता है? श्रेष्ठ जन। क्या होता है भाई? यानी कि श्रेष्ठ जन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ जन या कुलीन। क्या होता है बेटा? कुलीन होता है ना। हाँ, यानी कि आर्यों का जो आर्य शब्द है उसका जो बिल्कुल जो अर्थ है वो श्रेष्ठ जन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि वैदिक सभ्यता है वो बिल्कुल आर्यों की सभ्यता है भाई। किसकी सभ्यता है? आर्यों की सभ्यता है। आर्य कहाँ से आए भाई? बिल्कुल मध्य एशिया से भारत आए थे। आगे देखो बेटा, इसी में आर्यों, अब आर्य जो है वो वैदिक सभ्यता के अंदर रहते हैं, तो अपने को साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आर्य सभ्यता में क्या क्या होता था, वही वही वैदिक सभ्यता में होता था। और वैदिक सभ्यता में जो जो काम होते थे वो आर्यों के काम है ना। तो ध्यान रहे, आर्यों का आर्यों का प्रथम जो निवास था भाई, प्रथम निवास बोले तो मध्य एशिया से सबसे पहले आकर वो कहाँ बसे। तो प्रथम निवास का अर्थ है कि ऋग्वेदिक काल में। कब बेटा? ऋग्वेदिक काल में पंजाब में आकर बसे। कहाँ आकर बसे बेटा? बिल्कुल ये ध्यान रखना है, आर्य सबसे पहले आकर कहाँ बसे भाई? पंजाब में। यानी कि आर्यों का प्रथम निवास ऋग्वेद काल में पंजाब था भाई। क्या था? पंजाब था। लेकिन ध्यान रहे उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना का दोआब हो गया भाई। क्या हो गया? गंगा यमुना गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो गया। क्या हो गया भाई? गंगा यमुना क्षेत्र का दोआब हो गया। यानी कि आर्य मध्य एशिया से आके पंजाब के अंदर बस गए थे और पंजाब में कई सालों तक वो बसे रहे। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक तो वो पंजाब में रहे। यानी आगे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वो गंगा यमुना दोआ में आकर बसने लगे। अगर आपको पूछ लें कि आर्यों का प्रिय भोजन क्या था, तो ध्यान रखना, आर्यों का आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या भाई? व्यवसाय मुख्य व्यवसाय तो इनका कृषि था भाई। क्या था? कृषि कृषि का काम करते थे। और ध्यान रहे, आर्यों का आर्यों का आर्यों का जो पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ पीने की वस्तु क्या है, तो भाई ध्यान रखना, आर्य सोमरस पीते थे भाई। क्या पीते थे? सोमरस। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आर्यों की आर्यों की आर्यों की प्रिय फसल जो है वो थी यऊ। क्या थी भाई? यऊ, जिसको जो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जो बोलते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी भाई ना। आर्यों की जो मुख्य फसल है ना, प्रिय फसल, वो यऊ है। यऊ का मतलब जो होता है। क्या होता है भाई? जो होता है। आपको आगे भी ध्यान रखना है कि जो आर्य लोग हैं, आर्यों की आर्यों की आर्यों का लिखो भाई, आर्यों का प्रिय पशु पशु है वो भाई घोड़ा था। कौन था? घोड़ा था। नोट में लिख लो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे भाई। क्या थे? अपरिचित अपरिचित थे भाई। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में और लोहे के बारे में, दोनों के बारे में नहीं जानते थे। आगे वैदिक सभ्यता में आर्य लोगों ने लोहे की खोज भी कर ली थी और घोड़े से भी वो परिचित हो गए। तो ध्यान रखना, नोट लगा के इधर लिख लेना। लोहे की खोज भी आर्यों ने की है भाई। लोहे की खोज आर्यों ने की भाई। इन्होंने की, आर्यों ने की। और ध्यान रखें, इसी में लिख लेना बेटा,
सबसे पहले सबसे पहले लोहे की खोज सबसे पहले पहले लोहे की खोज लोहे की खोज किसकी बेटा? लोहे की खोज अंतरजी खेड़ा। कौन सा स्थान है बेटा? अंतरजी खेड़ा यूपी में है भाई। अंतरजी खेड़ा में की गई। हेलो जी। ये इतनी सारी बातें आपको वैदिक सभ्यता की ध्यान में रखनी है बेटा ना। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती है बेटा ना, बिल्कुल। इधर मैं बताऊं आपको तो ध्यान रखना। आर्यों आर्यों के देवता कौन कौन थे भाई? तो ध्यान रखना, आर्यों के देवता में सबसे ज्यादा तो आपको ध्यान रखना इंद्र। कौन है भाई? इंद्र। इंद्र देवता भाई कौन है? इंद्र है। और इंद्र के बारे में लिखना है। इंद्र को पुरेंद्र कहा जाता था भाई। क्या बोलते थे? इंद्र को पुरेंद्र कहा जाता था। इंद्र को क्या भाई? पुरेंद्र कहा जाता था। इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता है भाई। इंद्र सबसे यानी कि आर्यों के जो देवता है ना, उनमें सबसे शक्तिशाली देवता कौन से हैं भाई? इंद्र है। और इंद्र को क्या बोलते बेटा? पुरंदर कहा जाता था। इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता है। क्या भाई? सबसे शक्तिशाली देवता है भाई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर दूसरे देवता की बात की जाए ना, तो बेटा वरुण है। कौन है? वरुण है। तो यहाँ लिख लो, दूसरे वरुण। कौन है बेटा? वरुण है। इन्हें रीत के देवता कहा जाता है। रीत के देवता वरुण जो है वो रीत के देवता है। और एक ध्यान रखना, धो धो जो है वो आकाश के देवता है। किसके भाई? आकाश के देवता है ना? आकाश के देवता है। और सबसे बेस्ट जो है ना, सबसे शक्तिशाली वो तो कौन है? इंद्र है। लेकिन ध्यान रखना सेकंड जो शक्तिशाली है ना, सेकंड शक्तिशाली देवता वो अग्नि है। कौन है भाई? अग्नि है। अग्निदेव सेकंड शक्तिशाली जो है वो अग्निदेव है। अग्निदेव, इंद्र, वरुण, धो, ये आर्यों के क्या भाई? मुख्य प्रमुख रूप से देवता माने जाते हैं। यानी कि आर्य इन देवताओं की पूजा करते थे भाई ना। ये सारी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो भाई, आर्यों का और क्या क्या है मैटर। आर्यों के बारे में लिखो। वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता में चार वेद जो हैं। कितने वेद भाई? चार वेद। और चार ही क्या भाई? चार ही उपवेद हैं। कितने? चार ही उपवेद हैं। आपको ध्यान रखना है। मैं बता चुका हूँ पहले। पहला सबसे प्राचीन कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद भाई क्या है? सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद है। और दूसरा मैंने बताया था सामवेद। कौन सा बेटा? सामवेद। सामवेद में लिखो, यह संगीत का वेद है भाई। किसका वेद है? संगीत का वेद है। संगीत का संगीत का वेद कौन सा भाई? सामवेद। सामवेद संगीत का वेद है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 3 मैंने बताया आपको यजुर्वेद। कौन सा भाई? यजुर्वेद। तो लिखें, तीसरा बड़ा जो वेद है यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद। यह यह यज्ञ व अनुष्ठानों वाला वेद है। अनुष्ठानों वाला अनुष्ठ अनुष्ठानों वाला वेद है। वेद है। और यजुर्वेद जो है ये दो शैली में लिखा गया है। कितनी शैली में लिखा गया है? दो शैली में। यानी कि गद्य व पद्य
दोनों भाषा में, दोनों शैलियों में लिखा गया, गद्य पद्य में लिखा गया है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंतिम रूप से आपको ध्यान रखना है अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद। ये जो वेद है ना बेटा, अथर्ववेद, ये पहली बात तो ये लिखना सबसे नवीन वेद है। क्या है? सबसे सबसे नवीन वेद है। क्या है बेटा? सबसे नवीन वेद है। और ध्यान रखना इसमें इसमें जादू, क्या भाई? जादू, टोना, टोना, वशीकरण, वशीकरण आदि, वशीकरण का उल्लेख मिलता है भाई। किसका उल्लेख मिलता है? इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। हाँ भाई, यानी कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है, देवताओं की स्तुति पर लिखा गया है। दूसरा सामवेद है, इसको संगीत का वेद बोलते हैं। तीसरा यजुर्वेद है, इसको यज्ञ और अनुष्ठानों वाला वेद कहा जाता है। जैसे कि बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध, राजसूय है ना, अश्वमेध, राजसूय, ये सारे बड़े बड़े जो यज्ञ थे ना, ये इसके अंदर ही इनका वर्णन मिलता है। और इनको, ये यजुर्वेद को चंपू शैली के अंदर लिखा गया है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों शैलियों के अंदर ये मिलता है। इसको दो पार्टों में पढ़ते हैं, एक तो इसका पक्ष है शुक्ल और दूसरा है कृष्ण पक्ष है ना। हाँ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है, और इसके अंदर जादू टोने जैसी बातें और वशीकरण मंत्र का उल्लेख मिलता है। और अगर मैं उपवेद की बात करूं तो चार है भाई। क्या है? उपवेद भी कितने बेटा? चार है। और कौन कौन से देखो, सबसे पहले लिखो उपवेदों में आयुर्वेद। कौन सा बेटा? आयुर्वेद। उपवेद, उपवेद जो है वो चार हैं। आयुर्वेद, दूसरा है धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद। और तीसरा है गंधर्ववेद। कौन सा है? गंधर्ववेद। और चौथा आपको ध्यान रखना है शिल्पवेद। कौन सा बेटा? शिल्पवेद। ये आपके चार जो है, ये वेद नहीं बल्कि उपवेद माने जाते हैं। ये तो चार क्या भाई? चार तो वेद है, और चार ही क्या है? उपवेद है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, निश्चित तौर पे रखनी है। यानी कि आज अपन ने वैदिक सभ्यता का वर्णन किया, उसका समय पढ़ा, आर्यों के बारे में जाना, वेदों के बारे में पढ़ा। बाकी जो कल की क्लास है उसमें अपन ये देखेंगे कि भाई, हाँ, इनके और क्या क्या कार्य थे, इनकी जीवन शैलियाँ किस प्रकार की हुआ करती थी। एक भाई बात का ध्यान रखना, ऋग्वेद काल में 7 नदियों का, कितने नदियों का भाई? 7 नदियों का वर्णन मिलता है, वो भी आपको ध्यान में रखना भाई। कितनी नदियों का मिलता है भाई? 7 नदियों का। मैं यहाँ पे लिख ही दूँ 7 नदियाँ। तो 7 वैदिक सभ्यता में, वैदिक वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता में 7 नदियों का वर्णन मिलता है भाई। 7 नदियों का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है भाई। 7 नदियां कौन कौन सी? नाम लिख लेना। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ प्राचीन नाम, और एक नाम लिख रहा हूँ वर्तमान नाम। वर्तमान नाम, और उस समय वैदिक सभ्यता में उन नदियों को क्या बोलते थे, ये प्राचीन नाम। तो नामों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो है अपने सिंधु नदी है ना, जिसको आज भी क्या बोलते हैं? सिंधु ही बोलते हैं। और उस समय भी क्या बोलते थे बेटा? सिंधु ही कहा जाता था। दूसरी नदी का ध्यान रखना, रावी। वर्तमान में जिसको रावी बोलते हैं ना, उस समय उसको पुरुषणी कहते थे भाई। क्या बोलते थे? पुरुषणी नदी है ना। और वर्तमान में जिसे अपन चिनाब बोलते हैं ना, चिनाब, उसको उस समय अश्कनी कहते थे। क्या बोलते थे भाई? अश्कनी। तो चिनाब को क्या बोलते बेटा? अश्किनी बोलते थे ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि झेलम जो नदी है ना, वर्तमान की झेलम, उस समय उसको वितस्ता बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? वितस्ता, विशेषता बोलते थे ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है इन नदियों का, हाँ, इन नदियों का जो बिल्कुल जो विवरण है वो हमारे वैदिक सभ्यता के अंदर मिलता है ना। हाँ,
झेलम के अलावा आपको ध्यान रखना है, एक नदी है जिसका नाम मिलता है भाई घग्गर। क्या है? घग्गर। और घग्गर जो है इसको भाई सरस्वती कहा जाता था उस समय। क्या बोलते थे भाई? सरस्वती कहा जाता था। और ध्यान रखें, और नदी जो है, एक थी व्यास नदी। अभी जो व्यास नदी है बेटा, व्यास, उसको उस समय विपाशा कहा जाता था। क्या बोलते थे बेटा? विपाशा। ये जो नदियां है ना, इनके प्राचीन जो नाम है ना, ये तो नए नाम है, और ये उनके प्राचीन नाम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। बिल्कुल, ये सारी की सारी जो नदियां हैं उनको आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है ना। ओके, आज के लिए इतना ही है। कल वापस इसी क्लास में आके आगे की जो डिटेल है वो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।